गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, डिवाइस रहता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो जो बनाते हैं हम, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बनाया, उसका कंस्ट्रक्शन देखा, प्रिंसिपल देखा हमने। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस रहता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो उसकी एक्यूरेसी भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी है या उसकी एक्यूरेसी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो डिवाइस कितना एक्यूरेटली मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर रिलेटेड टू द करंट सेंसिटिविटी देखेंगे आज। ठीक है, कि डिपेंड अपॉन करंट सेंसिटिविटी, कि करंट कितना सेंस करता है वो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर एक्यूरेटली, वो आज देखेंगे। ठीक है, सो फॉर करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, फॉर करंट सेंसिटिविटी सबको पता है, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला पता है सबको। ठीक है, अल्फा अपॉन आई मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट सबको पता है, इज इक्वल टू क्या होता है। तो अगर ये नहीं डायरेक्ट पता होता है तो फार्मूला ध्यान में रखो, आई इज इक्वल टू फार्मूला हमें हमारे पास टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये सबको पता है, एन बी आई ए। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू के कॉस अल्फा इंटू के अल्फा। तो हम इसे आई इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा हमने कैसे निगलेक्ट किया है सबको पता है, तो ये कॉस अल्फा निगलेक्ट करके सिर्फ अल्फा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, कैसे कॉस अल्फा हमने कैसे निगलेक्ट किया, हमने 2 लेक्चर के पहले पढ़ा था। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी आई। तो हमें क्या चाहिए, करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई। तो इसको अगर आई को इधर लेके गएंगे तो ये अल्फा अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होगा, इनको इधर लेके आओ। ठीक है, एन बी ए अपॉन के, दिस इज अ करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी मीन्स हाउ मच डिफ्लेक्शन produced in the moving coil galvanometer after the flow of current flowing through the galvanometer। मीन्स एक कॉइल है, उस गैल्वानोमीटर में से कितना करंट फ्लो होता है, उस करंट पर डिपेंड करता है कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। मीन्स करंट इज डिपेंड अपॉन डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन बताता है कि कितना करंट उस गैल्वानोमीटर से फ्लो आया, तो उस पर डिपेंड है कि वो कितना सेंसिटिव है करंट के लिए, वो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कितना सेंसिटिव है उस पर डिपेंड है। ठीक है, सो करंट सेंसिटिव इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। अब देखो, कोई भी डिवाइस हम छोटा ही बनाते हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इतना छोटा रहता है। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा आप कितना बड़ा, इतना ही बड़ा बना सकते हो। ठीक है, ज़्यादा तो बड़ा बना नहीं सकते, क्योंकि उसको लेके जाना पड़ेगा हमें कहीं तो भी। ठीक है, तो वो पोर्टेबल भी होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह उसको हम हिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डिवाइस बनाएंगे, छोटा सा डिवाइस बनाएंगे जो किसी इंस्ट्रूमेंट में हम फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोर्टेबल होना चाहिए वो। सो करंट सेंसिटिव इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, magnetic field area of the coil, and k is a proportional to constant, that is a restoring constant या twisting constant भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, so n is a number of turns। आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के कितना बढ़ाओगे, 1000, 10,000। ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है, बराबर है, क्योंकि नहीं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। आप जितना ज़्यादा ये करोगे, टर्न करोगे वायर्स, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, सो इस एन और ए एरिया भी आप कितना लोगे, आपको छोटा ही डिवाइस बनाना है तो उसकी भी लिमिटेशन रहेंगी। मीन्स एन और ए की ये लिमिटेड वैल्यू है, इसको आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि डिवाइस हमें पोर्टेबल बनाना है और छोटा बनाना है। तो हम और उसकी एक्यूरेसी अच्छी रखनी है, तो हमें ये लिमिट में रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और
ट्विस्टिंग कांस्टेंट है इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हो आप? एक तो परमानेंट मैग्नेट आप यूज कर सकते हो, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। मींस बी लार्ज होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी? बिकॉज करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग कांस्टेंट। मीन अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो, आप एक स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हो, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और के स्मॉल है, तो के को स्मॉल कैसे करोगे? एक तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने पढ़ा था, फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज करते वायर हम, जिसकी ट्विस्टिंग कांस्टेंट जो रहता है वो कम से कम रहता है, ठीक है। उसको आप उसको ऐसे चपटा भी बना सकते हो, उसको यानी उसकी स्लाइड बना सकते हो, ऐसे चपटा बना सकते हो। वैसे भी आप उस वायर को चपटा बना के उसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट जो है उसकी कम कर सकते हो। यानी के स्मॉल होना चाहिए और बी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बी स्ट्रांग हो और के स्मॉल हो तभी करंट सेंसिटिविटी अच्छी रहेगी। जितनी करंट सेंसिटिविटी अच्छी उतना ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छा। अब क्या है, द एक्यूरेसी ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्यूरेसी ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आया ना? करंट सेंसिटिविटी जो है, करंट सेंसिटिविटी इज डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है? स्ट्रांग रहनी चाहिए और ट्विस्टिंग कांस्टेंट कैसा रहना चाहिए? स्मॉल रहना चाहिए, तभी आपकी करंट सेंसिटिविटी उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी जो है वो अच्छी रहेंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का फार्मूला क्या है कि एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ करंट मेजर इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। रेसिप्रोकल ऑफ current measuring in moving coil galvanometer means accuracy of moving coil galvanometer is depend upon 1 upon relative error measuring in moving coil galvanometer. Accuracy of moving coil galvanometer is nothing but reciprocal of relative error in current measuring इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मींस आप जो करंट मेजर करते हो उसका अगर रिलेटिव एरर निकालते हो आप और उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा। और दिस 1 अपॉन DI/I ये अगर निकालना है, अगर ये क्वांटिटी हमें डिफ्लेक्शन यानी एंगल से निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा एंगल, पढ़ा है हमने। दैट मीन्स DI is directly proportional to d alpha। अगर DI/I अगर लेते हम, that is a relative error, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटिव कैसे निकालते हैं? उसका डिफरेंस अपॉन इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा? I is directly proportional to alpha, DI is directly proportional to d alpha, that means d alpha upon alpha, ठीक है। so 1/DI/DI क्या होगा? 1/d अल्फा बाय अल्फा। दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाएगा तो अल्फा अपॉन डी अल्फा। मीन्स एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे निकाल सकते हो आप? अल्फा बाय डी अल्फा। एक्यूरेसी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा बाय डी अल्फा या I बाय डी आई, ठीक है। मीन्स आपको करंट दिया है, उसका रिलेटिव एरर दिया है, शायद रिलेटिव एरर दिया हो या करंट दिया है और करंट का डिफरेंस डी आई भी दिया है आपको, ठीक है। इतने से इतना बड़ा है, वो इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू तक बड़ा है, ये भी दिया है आपको डिफरेंस। डी आई मीन्स क्या होता है? कोई भी दो करंट का डिफरेंस, ठीक है। सो अगर आपको ये क्वांटिटी दी है तो भी आप एक्यूरेसी निकाल सकते हो या डिफ्लेक्शन से भी एक्यूरेसी निकाल सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव एरर इन करंट। रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव एरर इन करंट मींस रिलेटिव एरर का आप अगर रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूले ध्यान में रखना, छोटे छोटे फार्मूले। एक तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये दो फार्मूले यूज कर सकते हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी।
और एक्यूरेसी किस पे डिपेंड है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो या जितना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट जो कम हो, तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी रहेगी। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना। अब इस पे प्रॉब्लम लेंगे हम। रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर प्रॉब्लम लेंगे। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 into 10 to the power minus 4 meter and 60 tons is pivoted at vertical sides. The coil is in radial magnetic field। हमने पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब पढ़ा था उसमें हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी थी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे करते हैं हम, जब मैग्नेट कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 90 गॉस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। व्हाट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, देखो टॉर्शनल कांस्टेंट, व्हाट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, के को हम क्या कहते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट, या ऐसे भी बोल सकते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये है फार्मूला। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू थीटा। सो के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसको टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कह सकते हैं। ये ट्विस्ट है, ठीक है, एंगल, यानी कितने एंगल से ट्विस्ट है वायर। किसी वायर को हम मरोड़ते हैं या उस पर फोर्स ऐसे अप्लाई करते हैं तो वो कितना ट्विस्ट होगा, यानी टॉर्क अप्लाई होने के बाद फॉर पर्टिकुलर टॉर्क को कितना ट्विस्ट होता है, उसको ही उस पर डिपेंड है ये कांस्टेंट, ठीक है। टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट यानी टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है आपको, ठीक है। इफ करंट 0.10 मिली एम्पियर 0.20 मिली एम्पियर produces deflection of 18 डिग्री। वो जो कॉइल है उसका एरिया कितना है, 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर। एंड उसमें कितने टर्न्स है कॉइल पे, 60 टर्न्स इज पिवोटेड एट वर्टिकल। ऐसे वर्टिकल है कॉइल वो, ठीक है, सस्पेंडेड वर्टिकल है। उस कॉइल का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, कैसी कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एरिया ये है। उस पे कितने टर्न्स है, 60 टर्न्स पिवोटेड एट वर्टिकल साइड्स। द कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक। ऐसी कॉइल मैंने कहाँ पे रखी है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पे रखी है, जिसकी वैल्यू है 90 गॉस। तो व्हाट इज टॉर्शनल कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू आपको निकालनी है, सबको पता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसका करंट का फार्मूला सबको पता है, I, बराबर है। कोई भी हम कॉइल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसी कॉइल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स की वजह से उस कॉइल के दो आर्म पे फोर्स अप्लाई होता है, तो बराबर इक्वल एंड अपोजिट। तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और टॉर्क उस कॉइल को क्या करता है, टर्न करता है, बराबर है, ऐसे रोटेट करता है, बराबर है। तो रोटेट करेंगे तो उस पर जो एक फास्फर ब्रांच वायर लगी रहती है, जिसके आधार पे वो सस्पेंड है ना, तो वो क्या होगा, वो कॉइल ऐसे टर्न होंगी तो वो वायर भी टर्न होगा, तो वायर क्या होगा, ट्विस्ट होगा, पर्टिकुलर एंगल से ट्विस्ट होगा। तो वो जो ट्विस्टिंग है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट
टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट वो निकालना है, दैट इज अ टॉर्शनल कांस्टेंट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के, इस ये वैल्यू है ना टॉर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे दिया है, इनटू अल्फा। हमारे पास के निकालना है, सो क्या करना है, के इज इक्वल टू, के को इधर लेके जाओ तो ये क्या होगा, एन सॉरी कि आई का फार्मूला क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा, ऐसे फार्मूला है ना। सो ये टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है हमें, तो क्या होगा, एन बी ए, ये इधर लेके जाओ, आई ये भी इधर लेके जाओ क्योंकि ये निकालना है हमें, ठीक है। सो अपॉन अल्फा। क्यों ये फार्मूला यूज किया, क्योंकि प्रॉब्लम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है एक। दूसरा प्रॉब्लम हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में, दूसरा क्या है कंडीशन कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पे उसको रखा है, उस पर टॉर्क अप्लाई होगा, करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में से, उस कॉइल पे करंट फ्लो जिससे कॉइल से मूव फ्लो हो रहा है उस पर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, बराबर है। टॉर्क अप्लाई हो रहा है, टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, वो जो वायर है जिस पे हमने उस कॉइल को सस्पेंड किया है वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट होगा, नीचे स्प्रिंग भी रहती है, बराबर है। तो ट्विस्ट होने के बाद उस स्प्रिंग का भी खुद का टॉर्शनल कांस्टेंट रहता है, बराबर है। तो स्प्रिंग क्या करेंगी, उसको खुद की जगह अपने जगह लाने की कोशिश करेंगे। यानी आप किसी चीज़ को अगर मरोड़ते हो, उसको छोड़ते हो, तो वो अपने जगह आती है फिर से, ठीक है। यानी उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा। जैसे आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो, रोटेशनल फोर्स अप्लाई करते हो, यानी दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अप्लाई करते हो किसी चीज़ पे, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी इसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। पर आप उसको छोड़ देते हो तो वो बॉडी जो है उसका एक इंटरनल फोर्स होता है, वो अपोज करता है उस फोर्स को, तो वो क्या करेगा, फिर से अपने जगह आने की कोशिश करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क। एंगुलर मोशन में हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, लीनियर मोशन में हम फोर्स शब्द यूज करते हैं, रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोशन में क्या करते हैं, हम टॉर्क वर्ड यूज करते थे। यहाँ पे क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उसको क्या करेंगे, अपने इनिशियल पोजीशन पे, उसके मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे, बराबर है। सो कितना डिफ्लेक्शन हुआ, इस 18 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, ये टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है। तो के इज इक्वल टू एन बी ए आई अपॉन अल्फा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, के इज इक्वल टू 60 नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड देखो 5 कितनी है, 5 इंटू 10 क्या है, 90 गॉस है। तो 90 गॉस है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब एसआई में चाहिए, ठीक है। कुछ एसआई में दिए है, कुछ सीजीएस में दिए है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 गॉस एसआई मीन्स टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 90 इंटू 10 टू द पावर -4, सबको पता है 1 गॉस यानी 10 टू द पावर -4 टेस्ला, बराबर है। सो 90 गॉस यानी कितना होगा, 90 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सो 90 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एरिया दिया है हमें, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो मीटर स्क्वायर में है, 10 टू द पावर -4 इंटू करंट कितना है, 0.20 मिली एम्पियर। सो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, 0.20 इंटू ये जो मिली है, ये मिली यानी क्या होता है 10 टू द पावर -3, ये एम्पियर हो गया, मीन्स इंटू 0.20 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर अपॉन एंगल दिया है 18 डिग्री, सो इसको 18 डिग्री अल्फा। सर अगर इसको हम सब कैलकुलेट करते हैं तो पहले क्या करना है आपको, पावर अरेंज करो ए। तो क्या करना हो, देखो ये जो पावर है, ये देखो यहाँ पे एम्पियर के लिए देखो, करंट के वैल्यू के लिए, ये अगर पॉइंट मैं इस डेसिमल पॉइंट पे अगर मूव करता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये क्या होगा 2 बन जाएगा, 2 इंटू अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ 0.20 को 2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पावर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। हम पावर कैसे भी एडजस्ट करें पर उसका जो मीनिंग है, उसकी जो वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू, वो नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये, ठीक है, एम्पियर, बराबर है। सो यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 करता हूँ, तो देखो -4 -4 -12 हो जाएगा 60 90, 9 इंटू 6 क्या होगा 5409
0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 5 इंटू 2 10 अपॉन 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको 10 टू द पावर 2 कर सकता हूँ मैं। ये भी 10 है तो इसमें ऐड किए तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। सो 5 4 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 18 से डिवाइड करो क्या होगा 3 इंटू ये 10 टू द पावर माइनस 12 है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 12 से 3 माइनस करो माइनस 9 10 टू द पावर माइनस 9 क्या होगा न्यूटन मीटर पर डिग्री। न्यूटन मीटर पर डिग्री टॉर्क न्यूटन मीटर पर डिग्री। देखो K इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क अपॉन थीटा। टॉर्क अपॉन थीटा तो टॉर्क का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर बराबर है क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स यानी न्यूटन मीटर अपॉन डिग्री। थीटा का एंगल क्या थीटा का यूनिट क्या होता है डिग्री। सो K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर डिग्री यूनिट होता है तो न्यूटन मीटर पर डिग्री 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है 18 3 जार 54 ठीक है 3 इंटू माइनस 12 से 3 मैंने माइनस किए तो माइनस 9 हो जाता है। ठीक है तो ये है आंसर। तो समझ में आया आपको क्या क्या मैंने ये फार्मूला क्यों यूज किया क्योंकि करंट भी है डिफ्लेक्शन भी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है एरिया दिया है प्रॉब्लम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का है। ठीक है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दी है और हमें क्या करना है टॉर्शनल कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी है। सबको पता है I इज इक्वल टू K अपॉन NBA इंटू अल्फा। सो K को एक जगह रखो बाकी एक साइड में लेके जाओ और वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो। ठीक है समझ में आया ना आपको ठीक है फिर और एक बात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना रिस्पांस देता है यानी कितना सेंसिटिव है फॉर द करंट्स उस पर डिपेंड है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना एक्यूरेट है। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो स्मॉल हो वो जितना से जितना आप स्मॉल K की वैल्यू जितनी स्मॉल है ऐसा मटेरियल यूज करो कॉइल के लिए। कौन सा मटेरियल यूज करना है वो कॉइल जिस वायर पे सस्पेंडेड है वो जो वायर है वो ऐसे मटेरियल का यूज करो जिसकी K की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। ठीक है फास्फोर ब्रॉन्ज एक ऑप्शन है जिसकी वैल्यू सबसे कम रहती है। ठीक है तो वो प्रैक्टिकल यूज में फास्फोर ब्रॉन्ज ही यूज करते हैं। ठीक है मैग्नेट यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए उस कॉइल पे वो मैग्नेट स्ट्रांग रखो। ठीक है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तभी उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी बढ़ेंगी। ठीक है जितना आप बदलाव करोगे उतनी उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है और एक्यूरेसी निकालने के से रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव एरर इन मेजरिंग अ करंट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका रिलेटिव एरर निकालो उसका रेसिप्रोकल लो उस रेसिप्रोकल यानी एक्यूरेसी। ठीक है या डिफ्लेक्शन से भी निकाल सकते हो आप। एक्यूरेसी इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा अपॉन डी अल्फा ये भी निकाल सकते हो या I अपॉन डी आई ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है सो इस टाइप के इस पे हम प्रॉब्लम लेंगे तब आपको आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है थैंक यू।